नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। जबलपुर में नो फ्लाइंग डे पर शहरवासी एकजुट होकर सड़कों पर उतरे। एयरपोर्ट तक विशाल रैली निकाली गई और प्रदर्शन, नारेबाजी की गई। लोगों ने मांग की है कि जबलपुर से बंद की गई सभी फ्लाइट्स को पुनः शुरू किया जाए। संभवतः देश भर में अपनी तरह का ये पहला आंदोलन था। वायु सेवा संघर्ष समिति के तत्वावधान में आयोजित इस आंदोलन में अलग अलग संगठन भी शामिल हुए। जबलपुर से बंद की गई वायु सेवाओं की पुनः बहाली की मांग को लेकर गुरुवार को शहर में नो फ्लाइंग डे मनाया गया। अपने तरह के इस अनोखे आंदोलन में शहरवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए और डुमना विमानतल तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। लोगों की सिर्फ एक मांग थी कि जबलपुर से बंद की गई एयर कनेक्टिविटी को फिर से शुरू किया जाए। ये प्रदर्शन वायु सेवा संघर्ष समिति के तत्वावधान में हुआ। वायु सेवा संघर्ष समिति पिछले 2 माह से इस आंदोलन की तैयारी कर रही थी। वायु सेवा संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और शहरवासियों ने कहा कि जिस तरह से किसी भी शहर के विकास के लिए सड़क और रेल मार्ग जरूरी होता है, इसी तरह वायु मार्ग और वायु सेवाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक समय था जब जबलपुर से देश के अलग अलग हिस्सों के लिए 16 फ्लाइट्स थीं, लेकिन अब ये संख्या घटकर 5 हो गई है। वायु सेवा संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि अगर अब भी उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगे आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि लगभग करीबन 250 के आसपास लोगों ने अपनी टिकटें आज कैंसिल की हैं और उन्होंने पूना जाने के लिए, बेंगलोर जाने के लिए और मुंबई जाने के लिए सड़क मार्ग या रेल मार्ग अपनाया है, जिससे उनका यात्रा और कष्टप्रद रही है। लेकिन उनका जो पुरजोर समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त हुआ, ये हमारा एक संबल है। भविष्य में 1 महीने का एक समय सीमा निर्धारित की है हमारी समिति ने, शासन को जो हमने दिया है। अगर जून माह में ये हमारी फ़्लाइटें पुनः आरंभ नहीं की जाती हैं तो एक इससे बड़ा ही तो एक प्रतीक था, संकेतात्मक आंदोलन था। इससे ज़्यादा बड़े स्वरूप में एक वृहद आंदोलन होगा, जो अब आप पीछे गेट देख रहे हैं उसके अंदर होगा। आज ही गेट के बाहर हुआ, अब इस गेट के अंदर जाके आंदोलन होगा। हाँ, देखिए, जबलपुर का जितना भी यूथ है वो बाहर या तो पढ़ रहा है या नौकरी कर रहा है। जितना व्यापारी वर्ग है उनका काम भी फ्लाइट के बिना नहीं हो पाता। इसलिए जबलपुर की जो एक बहुत अत्यंत ज़रूरी चीज़ है वो है फ्लाइट। और जितनी फ्लाइट चलती थी उसमें से अभी 30% फ्लाइट भी नहीं चल रही है, सारी बंद कर दी गई है। हम लोगों की मांग सिर्फ इतनी है, जबलपुर की मांग इतनी है कि जो बंद की हुई फ्लाइट है वो चालू की जाए। हमारा सिंपल कहना है कि आपने 500 करोड़ रुपए का यहाँ पे एयरपोर्ट बना दिया। जो यहाँ पे पहले से व्यवस्थित तरीके की जो वायु सेवा चल रही थी, जैसे पुणे के लिए फ़्लाइट्स थी, मुंबई के लिए फ़्लाइट्स थी, बेंगलोर के लिए फ़्लाइट थी, वो सारी आपने बंद कर दी। उसके लिए भी हमारे शहर के सारे लोग को इकट्ठा होकर जूझना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। हमारा शहर वैसे ही पिछड़ता जा रहा है, जिसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो हमारे कहने का मतलब, आप आगे की कोई चीज़ें नहीं भी दे पा रहे तो जो शहर में विकास को रोक रही वो चीज़ों को बंद भी क्यों किया जा रहा है? तो इसको चालू करना चाहिए, जिसके लिए हम सारे लोग शांतिमय तरीके से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मेरा ये कहना है कि यहाँ पे जितनी जो पहले से वैसे ही बहुत कम फ्लाइटें चल रही थी, लेकिन अब और फ्लाइटें बंद ही कर दी हैं। सिर्फ 1 या 2 ही जगह के लिए फ़्लाइटें चल रही हैं। तो इससे हमारा जो सिटी है बहुत पीछे जाता जा रहा है और कम्युनिकेशन जो है, बिजनेस कम्युनिकेशन कह लीजिए, हेल्थ कम्युनिकेशन कह लीजिए, वो सब कुछ बंद हो रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं और सारे लोग इकट्ठा हैं ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो फिर से वापस चालू हो सके। हम लोगों ने वायु सेवा संघर्ष समिति के लिए जो ये आंदोलन हो रहा है, क्योंकि जबलपुर से कोई फ्लाइट नहीं है, सिर्फ जो पहले 15 फ्लाइट चलती रही, जो हमारा एरोड्रम छोटा था, आज हमारा एरोड्रम बड़ा हो गया है और हमारे यहाँ सारी फ्लाइटें बंद हैं। हम लोग की मांगे हैं कि सारे शहर के लिए फ्लाइट होना चाहिए। इस दौरान वायु सेवा संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन के माध्यम से अपनी मांगों का एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम सौंपा। वायु सेवा संघर्ष समिति जबलपुर द्वारा वायु सेवाएं बढ़ाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जो कलेक्टर महोदय द्वारा मुझे आदेशित किया गया था कि ज्ञापन प्राप्त करें करके। मैं ज्ञापन प्राप्त किया हूं और जो ज्ञापन है मूलतः माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा। प्रदर्शन में शहर के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए।
नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षाएं अब मेडिकल विश्वविद्यालय की बजाय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आयोजित होंगी। नर्सिंग कॉलेजों में व्याप्त गफलतबाजी के चक्कर में उच्च शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया है। RDVV के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता की एवं परीक्षाओं की जवाबदारी अब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को सौंप दी है। इसके पहले ये जिम्मेदारी मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास थी, लेकिन शिकायतों और गफलतबाजी के चलते ये जवाबदारी वापस ले ली गई है। अब नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों के लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को अधिसूचित किया गया है। ये हमें मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग से इसमें हमें नवीन निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सत्र 24-25 के जो हमारे परिक्षेत्र के नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज हैं उनकी संबद्धता प्रदान करने के संबंध में हमें निर्देश दिए गए हैं और उसमें उन्होंने कुछ यानी हमको ये बताया गया, निर्देश दिए गए हैं कि संबद्धता हम किसी भी नवीन कॉलेज या पुराने कॉलेज जो संचालित हो रहे हैं अगर उनको संबद्धता देते हैं तो उसके पहले नर्सिंग काउंसिल की जो मान्यता रहती है और पैरामेडिकल काउंसिल की जो मान्यता रहती है उसका उन्हीं कॉलेजों को हम संबद्धता प्रदान करें और संबद्धता के लिए जो भी निरीक्षण कराएं बहुत ही सावधानीपूर्वक कराएं और जिस दिन हम उनको संबद्धता प्रदान करें उसकी सूची हम अपनी वेबसाइट पे भी शीघ्र अपलोड कर सकें ताकि छात्रों को मालूम हो सके कि किन कॉलेजों को संबद्धता प्राप्त है और किन कॉलेजों को नहीं, ताकि छात्रों के बीच एक भ्रम की स्थिति ना रहे। लिहाजा अब नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कोर्सेज संचालित करने वाले कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कोई भी नवीन प्रवेश अब मान्य नहीं किया जाएगा। संबंधित कॉलेज द्वारा मध्य प्रदेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत स्थापित शासकीय विश्वविद्यालय से एफिलिएशन प्राप्त करना होगा। नगर निगम रिकॉर्ड रूम दस्तावेजों का जल्द डिजिटाइजेशन कराया जाएगा। निगम आयुक्त प्रीति यादव ने रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए हैं कि साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाए। नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव ने रिकॉर्ड रूम का औचक निरीक्षण करते हुए स्थितियों का जायजा लिया और साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुराने रिकॉर्ड का संरक्षण करने के लिए इनका डिजिटलाइजेशन कराया जाए। इसमें एक मकान के रहते हैं मैडम, एक मकान के रहते पूरी कार्रवाई तो अपने विभाग से संबंधित जो रिकॉर्ड्स हैं पुराने समय से जो रखे हुए हैं यहाँ पे उनको किस तरीके से बेहतर संधारित किया जा सकता है उसके लिए देखा गया है। तो हम डिजिटाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि सारे रिकॉर्ड्स को एक तो डिजिटाइज़ किया जा सके ताकि उनकी सेफ गार्डिंग हो सके, क्योंकि पिछले 5-10 सालों से तो वैसे भी हर चीज़ डिजिटल हो ही चुकी है, लेकिन जो पहले के दस्तावेज हैं उनको भी किस तरह से सेफ गार्ड किया जाए उसके उपाय देखे जाएंगे। काफ़ी साल से हैं यहाँ पे, बेसिकली 90s के रिकॉर्ड भी हैं इधर, तो रिकॉर्ड की संख्या काफ़ी पुरानी है और उनको सारे रिकॉर्ड अपने पास उपलब्ध भी हैं, लेकिन बस डिजिटाइज़ करेंगे तो सेफली उनको रखा जा सकेगा। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन कराने का कार्य प्रारंभ हुआ था, लेकिन किसी वजह से काम अधूरा ही रह गया। देखना बाकी है कि इस बार कार्य पूर्ण हो पाता है या नहीं। रद्दी चौकी से आधारताल तिराहे और सुहागी तक सड़क किनारे काबिज अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क और फुटपाथ पर जमे बेजा कब्जों के कारण एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और विभाग मूक दर्शक बने हुए हैं। रद्दी चौकी से लेकर सुहागी तक सड़क किनारे फुटपाथ पर काबिज बेजा कब्जे यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। चौराहों और तिराहों पर अड्डेबाजी करते हुए ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी भी राहगीरों के लिए तकलीफों का सबब बनी हुई है, लेकिन यातायात पुलिस और नगर निगम का अन्याक्रांति दस्ता सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ है। अस्थायी अतिक्रमणों के कारण यहां दुर्घटनाओं की आशंका हर पल बनी रहती है। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। भीषण गर्मी के इस मौसम में मां नर्मदा तट, ग्वारी घाट सहित आसपास के सभी घाटों में श्रद्धालुओं के साथ ही नर्मदा स्नान के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग नर्मदा स्नान करने नर्मदा के अलग अलग घाटों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इन घाटों पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में लोगों के डूबने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में मां नर्मदा के तट श्रद्धालुओं के साथ ही पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
मां नर्मदा तट, ग्वारी घाट और उससे लगे सभी नर्मदा घाटों में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं के साथ ही पर्यटकों की भीड़ भी जुट रही है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु अलग अलग नर्मदा घाटों पर स्नान करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा पवित्र क्षेत्र होने के बाद भी घाटों से सुरक्षा के इंतजाम नदारद हैं। ना तो यहाँ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नजर आ रही है और ना ही गोताखोर नजर आ रहे हैं। नर्मदा घाट के पुरोहितों की माने तो सुरक्षा व्यवस्थाओं में बरती जा रही लापरवाही के कारण रोजाना यहाँ लोगों के डूबने की घटनाएं घट रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। गौरी घाट में जहां प्रतिदिन और अन्य पर्वों पर लाखों श्रद्धालु मां नर्मदा के तटों पर स्नान पूजन करने आते हैं, ऐसे पर यहाँ जो प्रशासन की व्यवस्थाएं होना चाहिए, लोगों की सुरक्षाओं के लिए जो व्यवस्थाएं होना चाहिए, वो पूर्ण रूप से नदारद है। आए दिन आपने देखा होगा कि दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों के डूबने से मौत हो रही है। उसके बावजूद प्रशासन ने कहीं पर भी यहाँ पूरे गौरी घाट क्षेत्र में कहीं पे भी कोई सूचना बोर्ड नहीं लगाया कि यहाँ गहरा है, यहाँ पे आपको किनारे नहाना है। कोई सुरक्षा दस्ता उपलब्ध नहीं है जो लोगों को बचा सके मौके पर। कोई ऐसी प्रबंध ही नहीं है प्रशासन का, जिससे आए दिन ये दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों की मौत हो रही है। यहाँ होमगार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले तो होमगार्ड की व्यवस्था रहती रही, लेकिन अभी इस साल तो ना पुलिस व्यवस्था घाटों पे है और ना होमगार्ड की व्यवस्था है। खासकर होमगार्ड को तो नाव में जलहरी घाट से लेके खारी घाट तक भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि युवा वर्ग गहराई की ओर अक्सर होता है नहाने के लिए। छुट्टियों का समय चल रहा है, परिवार आते हैं, नहाते हैं और उनको लगता है कि उस पार जाएंगे तो गहराई में तैरेंगे, लेकिन यहाँ होमगार्ड की व्यवस्था नहीं है। नर्मदा के सभी तटों पर सुबह से लेकर देर रात तक लोगों की भीड़ जुट रही है। ऐसे में सुरक्षा उपाय न होने से हमेशा ही यहाँ घटना दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। क्राइम ब्रांच और बरेला पुलिस की टीम ने गौर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक घर में दबिश देकर अवैध रूप से संग्रहित करके रखा गया 510 लीटर डीजल बरामद किया है। प्लास्टिक के ड्रमों में जरी केन और डिब्बों में अवैध रूप से डीजल का संग्रहण किया गया था। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बरेला पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गौर चौकी के अंतर्गत रेवा नगर कॉलोनी में मुखबिर की सूचना पर दबिश दी। यहां विक्की साहू के घर में अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ डीजल का संग्रहण मिला, जिसे जब्त करते हुए विक्की साहू के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पूछताछ में विक्की साहू ने ट्रक ड्राइवरों से डीजल खरीदना और फिर डीजल विक्रय करने की बात पुलिस को बताई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सिविल लाइन की मिलेनियम कॉलोनी में रेलकर्मी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके पुत्र की दोहरी हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी मुकुल सिंह की 7 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद गुरुवार की शाम को पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। मुकुल सिंह ने हत्या के बाद कहां फरारी काटी, अब जल्द ही पुलिस की टीम वहां जाएगी। हत्या के आरोपी मुकुल सिंह को जेल में विशेष निगरानी में रखा गया है। सिविल लाइन मिलेनियम कॉलोनी के दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुकुल सिंह को गुरुवार को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर पुलिस ने मुकुल से हत्या और उसके बाद उसने कहां फरारी काटी, इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की है। अब पुलिस की टीम उन जगहों पर भी जाएगी जहां मुकुल फरारी के दौरान रहा। बताया जाता है कि मुकुल सिंह को जेल में विशेष निगरानी में रखा गया है। रिमांड के दौरान पुलिस ने मुकुल को घटना स्थल ले जाकर भी पूछताछ की थी। पुलिस ने मौका वारदात से भी बहुत से साक्ष्य एकत्र किए हैं। गौरतलब है कि मुकुल सिंह ने 15 मार्च को रेलकर्मी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 वर्षीय पुत्र तनिष्क की दोहरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और इसके बाद मृतक राजकुमार की नाबालिग पुत्री को लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने जब राजकुमार की नाबालिग पुत्री को हरिद्वार में पकड़ा तो उसके बाद मुकुल जबलपुर पहुंचा और सिविल लाइन थाने पहुंचकर उसने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे 7 दिन की रिमांड पर लिया था। और आइए अब डालते हैं एक नज़र मौसम पर। नौतपा की विदाई को 4 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन नौतपा के बाद भी जबलपुर तप रहा है। दिन में तेज धूप के साथ लू चल रही है। जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आंधी बारिश और लू का येलो अलर्ट जारी किया है।
नौतपा की विदाई को 4 दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके जबलपुर के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप है। जिले में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार है। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। कि नौतपा निकल गया है, लेकिन गर्मी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि लग रहा और बढ़ रही है। उसका कारण स्पष्ट है, क्योंकि हम लोगों ने इतना प्रदूषण किया हुआ है, इतने पेड़ पौधे काट दिए हैं, हर जगह कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, सिर्फ पक्के मकान बन रहे हैं और हम बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं, तरह तरह से बहुत परेशान हैं और जब तक पानी नहीं बरसता है इस परेशानी से राहत नहीं मिलेगी, बल्कि अब तो उमस भी हो गई है। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसका ध्यान रखें और पेड़ पौधे लगाएं और आगे पर्यावरण का ध्यान रखें। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए जबलपुर संभाग में कहीं कहीं लू चलने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही बारिश होने और आंधी चलने का अनुमान भी व्यक्त किया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।